तो बच्चों आज है डे नंबर 3 और डे नंबर 3 के लिए आपका स्टडी प्लान क्या रहेगा, चलिए इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले मॉर्निंग आवर्स के अंदर आपको पिछले दिन पे पढ़ी हुई चीजों को रिवाइज करना होगा। मॉर्निंग आवर्स के अंदर आप सबसे पहले सॉल्यूशन और सॉल्यूशन में जो जो इंपॉर्टेंट बातें बता चुके हैं उन सभी को रिवाइज करना है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, ताकि जो आपने कल पढ़ा है और वो बहुत दिनों बाद पढ़ा है आपने, वो आपके दिमाग से स्किप ना हो जाए। इसीलिए जरूरी है कि सुबह के टाइम में आपको ये रिटेंशन के लिए रिवीजन करना बहुत जरूरी है। उसके बाद जब इसका रिवीजन हो जाएगा, अच्छा रिवीजन में ध्यान रखिएगा एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंस्टाग्राम पे हम लगातार अपलोड कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एनसीईआरटी के सर्कल मार्क किए हुए हैं, उन सभी क्वेश्चंस को आप साथ साथ करेंगे और कोशिश ये करेंगे प्रीवियस 7 ईयर भी आप साथ के साथ सॉल्व करते जाएं। पेपर का पैटर्न हर 5 साल के अंदर बदलता है, चेंज होता है, क्या पता यही वो 5 साल है या क्या नहीं है। तैयारी अपनी तरफ से आपको बहुत अच्छे से पूरे से करनी है। एकदम से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ ना भाग के अगर आप कंटेंट को सही ढंग से तैयार करेंगे तो 70 आउट ऑफ 70 का एम आपके पास बना रहेगा ना। अब आज के दिन में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आपकी शुरुआत रहेगी। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, पी ब्लॉक, इन्हें हार्डकोर इनऑर्गेनिक चैप्टर के नाम से जाना जाता है। और इन तीनों चैप्टर की एक खास बात है कि ये सभी के सभी एनसीईआरटी एक्सरसाइज में से मैक्सिमम पूछे जाते हैं। अगर आप एनसीईआरटी एक्सरसाइज को बहुत अच्छे से कर लेंगे इन 3 चैप्टर की, तो ये ऑलमोस्ट 90 to 100% ये आपका तैयार हो जाएगा। डीएनएफ ब्लॉक के अंदर एक क्वेश्चन प्रॉपर्टीज में से पूछा जाएगा, यानी इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है कि इनकी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्या होती है, इनके लिए मेटालिक कैरेक्टर, ये क्यों स्ट्रॉन्ग मेटालिक होते हैं, ये कलर क्यों शो करते हैं। तो ये सभी बातों को आपको यहाँ पे करने की जरूरत होगी। और फिर मैंने कहा एनसीईआरटी एक्सरसाइज कर लेंगे, बहुत अच्छा होगा। डीएनएफ ब्लॉक में खास बात है, मैक्सिमम क्वेश्चंस का आंसर प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन के ऊपर ही डिपेंड करता है, क्योंकि इनके पास अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन है, इस वजह से ये कलर शो करते हैं। अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन है ज्यादा है, इस वजह से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं, इसी वजह से एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ज्यादा होती है। इन सभी का साइज ऑलमोस्ट सिमिलर रहता है, ऑलमोस्ट इक्वल रहता है, और इसी वजह से ये एलॉयज बनाते हैं। लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन पहले आज से 2 साल पहले बहुत बार पूछा जाता था, मैक्सिमम टाइम में पूछा जाता था, लेकिन अब ट्रेंड बदलता है, टेस्ट बदलता है, और अब आजकल एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस तरह से इन कुछ बातों को दिमाग में रखिए। एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन करना है, सभी प्रॉपर्टीज करनी है कि कैटालिस्ट की तरह क्यों बिहेव करते हैं, एटसेट्रा, ये सभी बातें डीएनएफ ब्लॉक। रिएक्शन की जहां तक बात है, KMnO4 का मेथड फॉर प्रिपरेशन, K2Cr2O7 का मेथड फॉर प्रिपरेशन, और उसके अलावा क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट, ये 3 रिएक्शन रटनी है, लिखनी है, बार बार लिखनी है। और बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन के लिए एनसीईआरटी में 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, वही 2 क्वेश्चन आपने करने। वैसे तो पढ़ाई जितनी मर्जी करें ये आपके ऊपर डिपेंड है, लेकिन एग्जाम के लिए कम से कम इतना रिएक्शन पोर्शन जो मैंने बताया जरूर करेंगे, जरूर करेंगे। इसके बाद आपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के कितने पार्ट हैं जान लीजिए। पहला पार्ट नॉमेनक्लेचर, दूसरा पार्ट आइसोमेरिज्म, तीसरा पार्ट स्ट्रक्चर फॉर्मेशन, और फोर्थ में एप्लीकेशन एटसेट्रा। 4 पार्ट हैं इस चैप्टर के, और इन चारों पार्ट में से ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सबसे पहले नॉमेनक्लेचर पार्ट। नॉमेनक्लेचर पार्ट के लिए आपको एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन जो एक्सरसाइज में गिवन है वो सॉल्व करने हैं। आइसोमेरिज्म मैं कहूंगा थोड़ा बेटर वे में पढ़ ले तो ज्यादा अच्छा है। चैनल की प्लेलिस्ट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर आप उस चीज को सीख सकते हैं, बनाना सीख सकते हैं, और तब भी ना हो तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन ही कर लीजिए, बहुत रहेगा। CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, इसको भी आप हमारे चैनल के वीडियो से ही इसको पढ़ेंगे, बार बार करेंगे तो ये अच्छे से हो जाएगा। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के
बेसिस पे स्ट्रक्चर, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बेसिस पे कॉम्पिटेटिव पे भी क्वेश्चन और बोर्ड लेवल का भी क्वेश्चन। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को ध्यान से समझिए, सीखिए, आसान है, मुश्किल नहीं है, सीखने की जरूरत है। एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कि इसकी क्या एप्लीकेशन है। ह्यूमन वर्ल्ड के अंदर हीमोग्लोबिन एक आयरन का कॉम्प्लेक्स है। प्लांट वर्ल्ड के अंदर मैग्नीशियम क्लोरोफिल के अंदर प्रेजेंट होता है, कॉम्प्लेक्स बनाता है, एटसेट्रा। इस तरह से जो जो एप्लीकेशन बताई गई हैं वो सभी एप्लीकेशन यहाँ पे लर्न करेंगे। मेटल कार्बोनिल के अंदर सिनर्जिक बॉन्ड क्या होता है, सिनर्जिक बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे। मेटल कार्बोनिल की बॉन्डिंग के बारे में आपको सीखने की जरूरत होगी। अभी वीडियो के लास्ट में भी हम ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको इसके साथ में देंगे, एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करके देंगे और आप कोशिश करिए कम से कम जितना बताते हैं हम वो तो करें ही, उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा भी अगर आप कर सकते हैं तो डेफिनेटली। अगला चैप्टर रहेगा पी ब्लॉक। पी ब्लॉक चैप्टर सबसे बड़ा चैप्टर, सबसे ज्यादा वेटेज का चैप्टर। इस चैप्टर से बच्चे बहुत घबराते हैं, इसके कंटेंट से बच्चे बहुत परेशान होते हैं, लेकिन आप परेशान नहीं होंगे। इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर ऑलरेडी हम चैनल के ऊपर अपलोड कर चुके हैं, वहां से देख के भी आप इसको आसानी से कर सकते हैं। ध्यान रखिए, इसे एक सिस्टमैटिक मैनर के अंदर पढ़ने की कोशिश कीजिए। ग्रुप नंबर 15 को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, खासतौर पे बेसिक कैरेक्टर, थर्मल स्टेबिलिटी, रिड्यूसिंग नेचर, नाइट्रोजन के ऑक्साइड के बारे में जो भी क्वेश्चन पूछा गया है, फास्फोरस के एसिड उनके बारे में, फॉस्फीन के बारे में, फॉस्फीन को किस तरह से बनाया जाता है, एटसेट्रा, इसको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, देखिए ध्यान रखें। ग्रुप नंबर इवन ऑक्सीडेशन नंबर इवन, ग्रुप नंबर ऑड ऑक्सीडेशन नंबर ऑड या कोवैलेंसी ऑड। जैसे ग्रुप नंबर 15 इनकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट 3 and 5, 15 एक ऑड नंबर है, 3 and 5 ऑड नंबर है। ग्रुप 16 इवन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट 2, 4, 6 इवन नंबर। ग्रुप नंबर 17 ऑड नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट 1, 3, 5, 7 ऑड नंबर। तो इस तरह से कुछ ऐसी छोटी छोटी बातों को ध्यान में जरूर रखेंगे। फर्दर सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन या जो हमने चैनल पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं उनको कर लें, आपका ये चैप्टर बहुत आसानी से तैयार होगा। डेफिनेटली यहां पर अच्छे मार्क्स मिल पाएंगे। फिर आपने इवनिंग और नाइट टाइम में सॉलिड स्टेट को रिवाइज करना है, जो आपने पहले पढ़ा था, पॉलीमर को रिवाइज करना है, केमिस्ट्री एंड एवरीडे लाइफ को रिवाइज करना है। अब बताइए जरा कितने हो गए चैप्टर, कितने चैप्टर आज तक आपके हो चुके हैं। नंबर 1 सॉलिड, पॉलीमर, एवरीडे लाइफ, पी ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, डी एंड एफ ब्लॉक, काउंट कीजिए 3, 3, 6 एंड 3, 9 चैप्टर अभी तक आपके हो जाएंगे। 9 चैप्टर के मार्क्स वेटेज आप देख लीजिए, एक बहुत अच्छी मार्क्स वेटेज ये बनती है। और इनमें भी ये एनसीईआरटी में से, एवरीडे लाइफ एनसीईआरटी में से, पी ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन, डी एंड एफ ये भी एनसीईआरटी में से। इनके मैक्सिमम क्वेश्चन सिर्फ एनसीईआरटी एक्सरसाइज, जो बच्चा पढ़ सकता है, याद कर सकता है, उसके लिए मुश्किल नहीं है। आज मैंने काफी सारे बच्चों के कमेंट देखे कि पास होना है। अरे पास ही क्यों होना है, ज्यादा नंबर क्यों नहीं लेने, क्या दिक्कत है जब ये पूरा का पूरा चीज एनसीईआरटी एक्सरसाइज में से आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, न्यूमेरिकल, एनसीईआरटी एक्सरसाइज वहां से तैयार करने की कोशिश करें। देखिए, अगर आप धीरे धीरे छोटे छोटे स्टेप्स, छोटे छोटे गोल को अचीव कर लेंगे तो बड़ा टारगेट भी आसानी से अचीव होगा। एकदम से टू द पॉइंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे मत भागिए। कोई भी 100% एक्यूरेट नहीं हो सकता। कोई भी अगर अंदाजे भी लगाते हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, तो प्रीवियस ट्रेंड को देख के अंदाजा लगाते हैं, और ट्रेंड कभी भी बदल सकता है, कभी भी चेंज हो सकता है। तो एकदम से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही याद करेंगे। इस स्ट्रेटेजी को छोड़ दीजिए और अपने कंटेंट की तैयारी कीजिए और अच्छे से उसमें आगे बढ़िए।
डेफिनेटली आपके मार्क्स फुल आउट ऑफ फुल नहीं तो मैक्सिमम आउट ऑफ मैक्सिमम जरूर आएंगे, ध्यान रखिए। और हमने जो इस बार का नारा दिया है, स्वैग से करेंगे एग्जाम का स्वागत, उसी बात को मेंटेन कीजिए। एग्जाम डेफिनेटली बहुत अच्छा रहेगा। हैप्पी एग्जामिनेशन।